नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल देवनागरी हिंदी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 10 के अंतर्गत आने वाली जीवनी विधा में प्रेमचंद घर में, जो कि लिखा गया है उन्हीं की पत्नी के द्वारा, शिवरानी देवी के द्वारा। तो ये बहुत एक लंबी पुस्तक है जिसकी लगभग 387 पेजेस हैं। तो इतने बड़ा पेज है तो एक लेक्चर में तो इसको करना कंप्लीट संभव तो है नहीं, तो कम से कम इसके 3 या 4 भाग आएंगे, 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप लोग साथ में बने रहें, इसका एक एक लाइन पढ़ा जाएगा और जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होंगी उसको भी नोट डाउन किया जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि इसमें से दो या 3 सवाल आते हैं इस विधा से, इस पुस्तक से खास करके। तो लापरवाही नहीं करना है और इसको अच्छे ढंग से पढ़ना है। अभी बहुत समय है, 3 महीना है हम लोग के पास, तो आराम से सारे टेक्स्ट रचना को लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा। बस आप लोग इसके साथ साथ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रेमचंद घर में। यहाँ पर देखिए, लेखिका है शिवरानी देवी प्रेमचंद, प्रकाशक है सरस्वती प्रेस बनारस। तो सबसे पहले हम इसका भूमिका को पढ़ लेते हैं, क्योंकि भूमिका से भी सवाल आता ही आता है। पाठकों के सामने इस पुस्तक को देखिए, भूमिका यहाँ पे देखिए, भूमिका को यहाँ पे भूमिका नहीं लिखा है। देखिए बहुत सारे पुस्तकों में देखेंगे कहीं भूमिका को प्रस्तावना लिखा है, कहीं भूमिका को प्राकथन लिखा है, कभी कुछ लिखा रहता है। यहाँ पे लिखिए 2 शब्द लिखा हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रेमचंद घर में जो शिवरानी देवी के द्वारा लिखा हुआ प्रेमचंद जी का जीवनी है, उसमें अपने भूमिका का नाम उन्होंने 2 शब्द रखा है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मतलब नोट डाउन नहीं कर लीजिए कि भूमिका ऑल्सो नोन एज आका AKA ऐसे करके लिख सकते हैं, या फिर जैसे आप शॉर्ट में लिख लीजिए कि भूमिका को 2 शब्द बोला गया है इस पुस्तक में। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठकों के सामने इस पुस्तक को रखते हुए मुझे वही सुख अनुभव हो रहा है जो एक आदमी को अपना कर्तव्य पूरा करने से होता है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं है, जैसा कि अधिकांश जीवनियों का होता है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? कीर्ति फैलाना नहीं है। इस पुस्तक में आपको घरेलू संस्मरण मिलेंगे, पर इन संस्मरणों का साहित्यिक मूल्य भी इस दृष्टि से है कि इनसे उस महान साहित्यिक के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। मानवता की दृष्टि से भी वो व्यक्ति कितना महान, कितना विशाल था, यही बताना इस पुस्तक का उद्देश्य है। और यह बताने का अधिकार जितना मुझे है उतना और किसी को नहीं, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे और हमने साथ साथ ही जिंदगी के सब तूफानों को झेला था। दुख में और सुख में हमेशा उनके साथ, उनके बगल में थी। देखिए यहाँ पे एक लाइन देखिए, यहाँ पे इसको याद रखिएगा, एक नाव के यात्री। किसके शब्दों में? प्रेमचंद अपनी पत्नी को और खुद को किस शब्द से संबोधन करते थे? तो एक ही नाव के यात्री से। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे सिर्फ लिख लीजिएगा कि एक ही नाव के यात्री कि इस पुस्तक में आया है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना ध्यान में रहेगा कि ये एक ही नाव के यात्री प्रेमचंद घर में जीवनी से संबंधित है। बस इतना हो जाएगा, काम चल जाएगा। आदमी की पहचान तकलीफ के भंवर में पड़कर ही होती है। हम दोनों साथ साथ उन तकलीफ़ों से लड़े, साथ साथ रोए और हंसे, इसलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा सा अंदाज लगाने का मौका मिला। उनके प्रति और उनके असंख्य प्रेमियों के प्रति यह मेरी बेवफाई होती अगर मैं उनकी मानवता का थोड़ा सा परिचय न देती। मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक साहित्यिक आलोचकों को भी प्रेमचंद साहित्य समझने में मदद पहुंचाएगी, क्योंकि उनकी आदमियत की छाप उनकी एक एक पंक्ति और एक शब्द पर है। पुस्तक के लिखने से मैंने केवल एक बात का अधिक से अधिक ध्यान रखा, और वह है ईमानदारी, सच्चाई। घटनाएं जैसे जैसे याद आती गई मैं उन्हें लिखती गई हूँ। उन्हें सजाने का मुझे न तो अवकाश था और न साहस, इसलिए हो सकता है कहीं कहीं पहले की घटनाएं बाद में और बाद की घटनाएं पहले आ गई हैं। यह भी हो सकता है कि अनजाने ही में मैंने किसी घटना का जिक्र 2 बार कर दिया हो। ऐसी भूलों को पाठक क्षमा करेंगे, क्षमा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
इतना बड़ा हस्ती का आप जीवनी लिख रही हैं, क्षमा करना बनता ही है। साहित्यिकता के भूखे पाठकों को संभव है इस पुस्तक से कुछ निराशा हो, क्योंकि साहित्यिकता मेरे अंदर ही नहीं है, पर मेरी ईमानदारी उनके दिल के अंदर घर करेगी, यह मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने किसी बात को बढ़ाकर कहने की कोशिश नहीं की है। जो कि 30 साल से ऊपर तक जिंदगी के हर दुख और सुख में उनका साथी होने के नाते मैं जानती हूँ कि अगर उनके गुणों का बखान करने में मैं तिल का तार भी बनाती तो भी उनके चरित्र की विशालता का पूरा परिचय न मिल पाता। पर मैंने तो सभी बातें और अपनी तरफ से कुछ भी मिलाए ज्यों की त्यों कह दी है। तो ये लेखिका का भूमिका था, भूमिका पढ़ लिया आपने, जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे चाहे मैंने बताया है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। समर्पण। समर्पण में क्या लिखे? स्वामी, तुम्हारी ही चीज़ तुम्हारे चरणों में चढ़ाती हूँ, इस तुच्छ सेवा को अपनाना, तुम्हारी दासी या रानी शिवरानी। समर्पण है, इसको भी आप देख लीजिए। प्रेमचंद का तस्वीर हम देख सकते हैं, बाकी ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, काफ़ी है। शिवरानी देवी है। आपका जन्म या बचपन शुरू हो गया हो जीवनी इनका। आपका जन्म बनारस 4 मील दूर लम्ही गांव में सावन बड़ी 10 संवत 1937, यानी अगर ईस्वी में देखा जाए तो 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी शनिवार को हुआ था। देखिए जन्म तारीख है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, संवत में भी और ईस्वी में भी। संवत में पता है ना, अगर 1937 लिखा है संवत, इसमें 57 माइनस करेंगे 1937 में, अगर 57 माइनस करेंगे तो 1880 आएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पिता का नाम अजायब राय था, पिता का नाम, इसको नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों, अब सब इम्पोर्टेंट लाइन आने वाला है। माता का नाम आनंदी देवी, तो पिता हो गए अजायब राय, माता हो गई आनंदी देवी। नोट डाउन करते चलिए, बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लापरवाही कीजिएगा, आलस कीजिएगा, फिर 6 महीना का बैक लग जाएगा। तो इस 6 महीने को बैक से बचाने के लिए कि अभी 6 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए और मेहनत कीजिए और लिखते रहिए। हाँ, तो आनंदी देवी माँ का नाम और पिता का नाम अजायब राय। आप कायस्थ, दूसरे श्रीवास्तव थे। आपकी 3 बहनें थीं, उनमें 2 तो मर गई, तीसरी बहुत दिनों तक जीवित रही। उस बहन से आप 8 वर्ष छोटे थे। 3 लड़कियों की पीठ पर होने से आप तेतर कहलाते थे। माता हमेशा की मरीज थी, हमेशा इनकी बीमारी थी। आपके 2 नाम थे, आपके 2 नाम और थे, मतलब प्रेमचंद के अलावा भी इनका 2 नाम था। पिता का रखा नाम, पिता ने क्या नाम रखा था? मुंशी धनपत राय, और चाचा का रखा हुआ नाम मुंशी नवाब राय। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि मुंशी धनपत राय पिता के द्वारा रखा गया और मुंशी नवाब राय चाचा के द्वारा रखा गया। माता पिता दोनों को संग्रहणी की बीमारी थी। पैदा होने के 2-3 साल बाद आपको जिला बांदा जाना पड़ा। आपकी पढ़ाई 5वें वर्ष शुरू हुई। पहले मौलवी साहब से उर्दू पढ़ते थे। इनकी पढ़ाई कब शुरू हुई? 5वें वर्ष, और मौलवी साहब से उर्दू पढ़ते थे। उस मौलवी साहब के दरवाजे पर सब लड़कों के साथ पढ़ने जाते थे। आप पढ़ने में बहुत तेज थे। चलिए ये सब तो ठीक है, मैं जो इम्पोर्टेंट हूँ फिर आगे चलता हूँ। हाँ, एक बार की बात है, कई लड़के मिलकर नाई का खेल खेलते हैं। आपने एक लड़के की हजामत बनाते हुए बांस की कमाने से उसके कान ही काट लिया। उस लड़के की माँ झल्लाई हुई है, उनकी माता सुलहना देने आई। आपने जैसे उसकी आवाज़ सुनी खिड़की के पास दबक गए। माँ ने दबकते हुए उन्हें देख लिया, तब पकड़ कर 4 झापड़ दिए। माँ बोलती है उस लड़के के कान तूने क्यों काटे? मैंने उसके कान नहीं काटे बल्कि बाल बनाया है। उसके कान से तो खून बह रहा है और तू कह रहा है कि मैंने बाल बनाए। सभी तो इसी तरह खेल रहे थे, अब ऐसा न खेलना, अब कभी न खेलूँगा। एक और घटना है, चाचा ने सन बेचा और उसके रुपए लाकर उन्होंने ताक पर रख दिए।
इसमें क्या होता है कि सन बेच देता है, इसमें 16 पैसे मिलते हैं, 16 आने 16 पैसे कुछ, फिर इनका एक चचेरा भाई दोनों मिलकर खा जाता है पैसा और कुछ इधर उधर फिर दे देता है। बस यही बात था। चलिए यहाँ से जब मैं 8 साल का था तभी मेरी माँ बीमार पड़ी। 6 महीने तक वो बीमार रही। मैं उनके सिरहाने बैठा, पंखा झलता था। मेरे चचेरे भाई जो मुझसे बड़े थे, दवा के प्रबंध में रहते थे। मेरी बहन ससुराल में थी, उनका मुखौना हो गया था। माँ के सिरहाने एक बोतल शक्कर से भरी रहती थी। माँ के सो जाने पर मैं उसे खा लेता था। माँ के मरने के 8-10 रोज़ पहले मेरी बहन आई घर से, मेरी दादी भी आई। जब मेरी माँ मरने लगी तो मेरी बहन का तथा बड़े भाई का हाथ मेरे पिता के हाथ में देकर बोली, ये तीनों बच्चे तुम्हारे हैं। बहन, पिता तथा बड़े भाई सब रो रहे थे, पर मैं कुछ भी नहीं समझ रहा था। माँ के मरने कुछ दिन बाद बहन अपने घर चली गई। दादी, भैया और पिताजी रह गए। 2-3 महीने बाद दादी भी बीमार होकर लम्ही चली गई। मैं और भैया रह गए। भैया दूध में शक्कर डालकर मुझे खूब खिलाते थे, पर माँ का वह प्यार कहाँ। मैं एकांत में बैठकर खूब रोता था। 5-6 महीने के बाद मेरे पिता भी बीमार पड़े। वे लम्ही आए, मैं भी आया। मेरा काम मौलवी साहब के यहाँ पढ़ना, गुल्ली डंडा खेलना, ईख तोड़ कर चूसना और मटर की फली तोड़ खाना चलने लगा। पिताजी जब बहन के यहाँ जाते तो अपने साथ मुझे अवश्य ले जाते। मैं अपनी दादी से कहानियाँ खूब सुनता। दादी और भैया में झगड़ा भी हो जाता। मैं दादी से अपनी तरफ मुँह करने को कहता, भैया अपनी तरफ। दादी मुझे अधिक मानती थी। फिर मेरे पिता की बदली जीवनपुर हुई। वहाँ पिताजी के साथ मैं, मेरी दादी और भैया इंदौर गए। देखिए जगह का जो जिक्र हो रहा है तो इसको एक आप कॉपी, अपने कॉपी के साइड में बस प्रमुख स्थान जिसका जिक्र हुआ उसको क्रोनोलॉजी वाइज, मतलब क्रमानुसार उसको लिखते चलिए। जैसे कि लम्ही हुआ, फिर एक डैश देकर, मतलब कोना के साइड में लिखते चलिए कि जीवनपुर हुआ। क्योंकि सवाल में दे सकता है कि प्रेमचंद घर में जीवनी में कौन से स्थान का लेखक के द्वारा, लेखिका के द्वारा जिक्र हुआ है या फिर प्रेमचंद के द्वारा जिक्र हुआ है, तो ये जीवनपुर दे देगा। तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि ये तो नहीं पूछा है कि पिता की बदली कहाँ हुई है, लेकिन जगह का 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन देकर ये पूछ सकता है कि जीवनपुर का जिक्र हुआ था या नहीं। मतलब 4 जगह से देगा कि जीवनपुर, लखनऊ, बरेली, कानपुर, पटना, इस तरह से दे देगा। और उसमें जीवनपुर भी रहेगा। तुम्हारी चीज़ जीवनपुर है तो जीवनपुर में टिक लगेगा, सही रहेगा। फिर इंदौर का भी जिक्र है तो इसको भी लिख लीजिएगा। एक साइड में लिखते चलिएगा, कॉपी के एक साइड में, राइट हैंड साइड में इसको लिखते चलिए। कुछ दिनों के बाद चाची आई। यह शादी दादी को अच्छी नहीं लगी। चाची के साथ उनके भाई विजय बहादुर भी आए। चाची आते ही मालकिन बनी। चाची विजय बहादुर को अधिक मानती थी, मुझे कम। पिताजी डाकखाने से जो भी चीज़ खाने के लाते, चाची की इच्छा थी कि उन्हें खुद खाएं। इनकी लाई चीज़ों को पिता के सामने रखती तो पिताजी बोलते, मैं ये चीज़ें बच्चों के लिए लाता हूँ। जब चाची ना मानती तो पिताजी झल्ला कर बाहर चले जाते। किसी तरह 1 साल बीता। बहन अपने घर गई, दादी भी घर आई और मर गई। पिताजी ने जो मकान ले रखा था उसका किराया 1.5 रुपये था। निहायत गंदा मकान था। उसी के दरवाजे पर एक कोठरी थी, वही मुझे सोने के लिए मिली। मैं विनोद के लिए बगल में एक तंबाकू वाले के मकान चला जाया करता। मेरी उम्र उस समय 12 साल थी। उम्र कितनी थी जब इनकी दादी मरी? तब इनकी उम्र 12 साल की थी। ये ध्यान रखिएगा, इनकी उम्र कितनी की थी? 12 साल की थी जब इनकी दादी के डेथ हुआ। गोरखपुर कजाकी, इस जगह का भी जिक्र आया है तो इसको भी नोट डाउन कर लिया। गोरखपुर कजाकी, और ये तो हाईलाइटेड है तो इस, और मतलब बोल्ड में लिखा हुआ तो इसको तो ज़रूर, क्योंकि कोई भी अगर क्वेश्चन सेट करने वाले पढ़ेंगे तो जो हाईलाइटेड चीज़ को पहले नज़र आता तो उसमें लिख सकते हैं। पिताजी का तबादला गोरखपुर को हुआ। मकान यहाँ भी उसी तरीका का था। इसमें भी वही दरवाजे की कोठरी थी। गोरखपुर जब मैं आया तो मेरी उम्र 13 साल की थी। मिशन हाई स्कूल में 6ठे दर्जे में मेरा नाम लिखाया गया। चाची साथ थी, दादी तो मर चुकी थी। मुझे पतंग उड़ाने का शौक था मगर पैसे पास न थे। विजय बहादुर और मैं बाले मियाँ के मैदान की ओर जाते और वहाँ कनकइयों को देखते रहते, और जहाँ कनकइया गिरी कि टूटी डोर मिल जाती तब मैं अपना शौक पूरा करता। कमरे में हम दोनों रात के वक्त रहते थे। विजय बहादुर मुझसे उम्र में कम थे, वो हमारे साथ थे। यहाँ भी तंबाकू वाले की दुकान मुझे मिल गई और मुझे जब छुट्टी मिलती तंबाकू वाले की दुकान पर चला जाता, क्योंकि घर पर कोई भी दिलचस्पी न थी। वहीं मुझे लिखने का भी शौक़ हुआ था। मैं लिखता और फाड़ता। कभी कभी मेरे पिताजी हुक्का पीते पीते मेरी कोठरी में भी आ जाते थे।
जो कुछ मैं लिख कर रखता वे देख लेते और पूछते, नवाब कुछ लिख रहे हो? मैं शर्माकर गड़ जाता। मगर इस विषय में पिताजी को कोई दिलचस्पी न थी, क्योंकि एक तो उन्हें काम की हमारी छुट्टी न मिलती थी, दूसरे इस विषय के वे जानकार भी न थे। मैं रात को चाहे जहाँ न हूँ, उनसे इससे कोई बहस नहीं। मैं बाहर रहता था, वे अंदर। शायद पहले के लोग इसे अपनी ड्यूटी नहीं समझते थे। मेरे पड़ोस में रामलीला होती थी। रामलीला के राम, सीता, लक्ष्मण मुझे बहुत अच्छे लगते थे। देखिए यहाँ पे कौन सा पारंपरिक नाटक और लीला का बात हो रहा है, तो रामलीला। कृष्ण लीला भी दे सकता ऑप्शन में, लेकिन याद रखिएगा रामलीला। मेरे पास उस समय जो भी चीज़ रहती मैं राम के लिए लेकर दौड़ता। पैसे भी जो रहते उन्हीं को दिया था। वे अगर मुझसे बात करते तो मैं 7वें आसमान पर पहुंच जाता। बड़ी खुशी होती थी। मैं भी कैसा भोंदू था। आजकल के बच्चे मुझसे ज़्यादा चालाक होते हैं। पैसों की दिक्कत तो मुझे हमेशा रहती थी। मुझे 12 आने महीने में फीस लगती थी। उन 12 आनों में से मैं 1 आने हर महीने खा जाता। जिस मोहल्ले में मैं था उसमें छोटी जात के लोग थे। वे लोग मुझसे लेकर 2-4 पैसे खा लेते थे, इसलिए फीस देने में मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। घर में माँ तो थी नहीं, चाची ही से मांगता। वे बुरी तरह झल्लाती। पिता से कहने की हिम्मत न थी, इसलिए अपनी माता जी की याद करके माता की याद मुझे बार बार सताती। सच कहता हूँ, झूठ बोलना भी एक फन है। सच कहने के ही कारण मैं मारा जाता। जिस घर में मैं था वह एक अहिरीन का था। वो विधवा थी। इनमें और मेरी चाची में काफ़ी हंसी मजाक होता था। मैं भी सुनता, मुझे उनके हंसी मजाक में मज़ा आता। मुझे 13 साल की उम्र में उन बातों का ज्ञान हो गया था जो कि बच्चों के लिए घातक है। पिताजी का तबादला जमनिया हुआ। देखिए एक और जगह जमनिया, इससे पहले कहा गोरखपुर ही था ना, हाँ गोरखपुर, और जो भी था, और जमनिया। मैं भी साथ आया। वहाँ जो हरकारा था वो मुझे बहुत प्यार करता था। वो मुझे कंधे पर लेकर दौड़ता। मैं उसके आने की राह देखता, ईख खाता, अमरूद खाता, गाजर, ये सब। फिर बताया कि एक दफ़ा पिताजी ने उसे निकाल दिया। जब वो दूसरे दिन नहीं आया तब मैंने चाची से पूछा, आज कजाकी क्यों नहीं आया चाची? मुझे क्या मालूम क्यों नहीं आया। खैर मैं खामोश था। अंदर से मेरा जी कुरेद रहा था। जब पिताजी रात को आए तो डरते तो मैंने पूछा, बाबूजी कजाकी कहाँ गया? पाजी निकाल दिया गया। मैंने डरते डरते कहा, बाबूजी आदमी बड़ा अच्छा है। पिता गधा था। मैं खामोश। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता, बेचारा कितना भला आदमी है। मैं बड़ा होने पर ऐसे आदमी को हमेशा अपने पास रखूंगा। मैं सोच के दौड़ा गया और बुला लाया। चुपके से भंडारे में जाकर आटा, दाल, चावल निकाल लाया। उस साल मैं 8वीं में पढ़ता था। चाची ने भी उसे रखने के लिए सिफारिश की और मेरे हाथ से सब सामान लेकर थोड़ा थोड़ा देने को कहा। बड़े बाबू। एक रोज़ मेरे पिता के दोस्त बड़े बाबू ने मुझे बुलाया। मैं गया। मेरी पीठ पर हाथ रखकर, तू दुबला क्यों हो गया? क्या दूध घी तुझे नहीं मिलता? तेरी माँ नहीं होती? तेरी माँ नहीं देती? तुम खूब दूध पिया करो, घी भी खूब खाया करो। उनके इन शब्दों को सुन मैं रो पड़ा। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। कहा, बेटा रो मत। दूसरे रोज़ मैंने देखा कि चाची ने मेरी दाल में कच्चा घी डाल दिया। मैंने कहा, मेरी दाल में कच्चा घी क्यों डाल दिया? कच्चा नहीं, पक्का है। मैंने कहा, दाल में घी डाला ही क्यों? तुम ही तो घर घर रोते हो कि मुझे कुछ नहीं मिलता है। मैंने किससे कहा? बड़े बाबू से कहा कि मेरी चाची मुझे घी दूध नहीं देती। और किससे खाएगा? मैंने नहीं कहा। फिर बोले, तूने नहीं कहा तो वैसे ही शिकायत करते थे। खुद खाता नहीं है, मुझे बदनाम करता है। मैंने कुछ नहीं कहा। झूठा मक्कार। मुझे रोना आ गया। मैं यानी ये देखिए शिवरानी देवी बोलती हैं, मैं जब आपको खाना नहीं था तो रोने क्यों लगे? वे प्रेमचंद बोलते हैं, अब तुम मुझे कैसे खिलाती हो? स्त्री में स्त्रीत्व ही नहीं बल्कि मातृत्व होना चाहिए। जब तक वो भाव ना हो तब तक किसी प्यार पालन कुछ भी संभव नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। स्त्री में स्त्रीत्व ही नहीं बल्कि मातृत्व होना चाहिए। जब तक वो भाव ना हो तब तक किसी प्यार पालन कुछ भी संभव नहीं। मैं जब यह बात थी तो इसलिए आखिर आप कैसे खाना चाहते थे? वे मुझे घी शक्कर के साथ अच्छा लगता है, वैसे नहीं। दाल में मुझे पसंद नहीं। मैं अब कैसे आप खाते हैं? इस तरह किसी गरज पड़ी थी कि मुझे खिलाता, इसी से मैं खाता भी न था। पहले दूध खिलाना बच्चों के लिए जरूरी न था, न किसी और के लिए था। मैं शिरानी देवी यानी लेखिका पूछने की, यह आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चों को जरूरी न था? मेरे यहाँ तो सब दूध खाते थे।
फिर प्रेमचंद बोले तुम जमींदार की लड़की हो तो फिर रहिए साहब जैसे आप रहते थे। व्यंग टोन मार रहे हैं शिवरानी देवी। 5 रुपये का गुड़। 1 साल के बाद मुझे बनारस आना पड़ा। उम्र 15वीं 9वीं में पढ़ता था। देखिए फिर बनारस का सब नोट डाउन करते चलिएगा साथ में। बनारस से पहले जमनिया आया था, जमनिया से पहले गोरखपुर आया था, गोरखपुर से पहले एक और जगह का जिक्र था, उसको देख लीजिएगा। मैं 5 रुपये दे दिया कीजिएगा। मेरे पिताजी पूछते कि धनपत तुझे कितना खर्च लगेगा यहाँ बनारस में, तो बोले 5 रुपये दे दीजिएगा। पिताजी ने समझा सस्ते वाला टली। और मैं बनारस जब आया तो मैंने समझा कि 2 रुपये तो फीस ही के लग जाएंगे, बाकी बचे 3 रुपये, 1 रुपये का दूध, यह सब मिलाकर पूरा खर्चा नहीं बैठता। मैंने सोचा प्राइवेट पढ़ूँ। फिर दिन भर शहर में रहता, सुबह चाची गुड़ अपने पास से दे देती थी, दिन भर बनारस में रहता और पढ़ता। घर से किसी तरह की इमदाद मिलने की आशा न थी क्योंकि गरीबी का घर था। एक कुप्पी के सामने रात को बैठकर टाट बिछाकर पढ़ता। खैर जब इम्तहान करीब आया तो उसी बीच पिताजी ने 5 रुपये का गुड़ खरीद कर रखने के लिए मेरे पास भेजा था क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी। मैंने गुड़ तो खरीद लिया और मैंने मेरे चचेरे भाई तथा गांव के कई मित्रों ने उस गुड़ को बारी बारी से खाना शुरू किया। रोज ही 1.5 सेर गुड़ निकलने लगा। जब मैंने देखा गुड़ की संदूक भी काफ़ी खाली हो चुकी है तो मैं सोचता अब इसे न छूँगा, मगर गुड़ खाने की ऐसी लत पड़ गई थी कि इस प्रतिज्ञा को निभा न पाता। एक रोज़ मैंने संदूक की चाबी को दरवाजे की दराज में डाल दिया। सोचा कि अब न खाऊंगा, न रहेगी बाँस न बजेगी बाँसुरी। फिर भी जब मंडली इकट्ठा हुई तब मैं गुड़ न खाने की प्रतिज्ञा न रख सका। प्रतिज्ञा तोड़नी ही पड़ी और दराज में से कुंजी निकाली ही गई और उसमें से फिर खाना शुरू हुआ। जब वो आधा हो गया तब मैंने उसकी चाबी कुएं में डाल दी। जब पिताजी घर आए और चाची से गुड़ मांगा तो संदूक का ताला तोड़ना पड़ा। चाची गुड़ देखकर बहुत चिल्लाई। मेरी शादी हुई। मैं अपनी शादी में बड़ा खुश था। मंडप छाने के लिए बाँस मैंने खुद काटा था। अब इनका विवाह, बचपन हो गया, दाखिला हो गया, विवाह शुरू हो गया। मेरा विवाह बस्ती जिले के मेहंदावल तहसील में रामापुर गांव में ठीक हुआ। वे भी अपने घर के जमींदार थे। कुछ पूरब का रीति रिवाज ऐसा है कि जब मुझे घर से लोगों ने बुलाया तब सैकड़ों स्त्रियां घर में थी। हंसी मजाक का बाजार गर्म था। पुरुष के नाते तो मैं ही एक था। मुझे हंसी मजाक अच्छा भी लगता था। सब मुझसे हंसी मजाक करती थी, मैं अकेला उनसे परेशान था। खैर किसी तरह उनसे उबरा। फिर मेरी स्त्री की विदाई का समय आया। कई रोज़ का अरसा हो गया था। ऊँट गाड़ी से आना पड़ा। जब हम ऊँट गाड़ी से उतरे मेरी स्त्री ने मेरा हाथ पकड़कर चलना शुरू किया। मैं इसके लिए तैयार न था। मुझे झिझक मालूम हो रही थी। उम्र में वो मुझसे ज़्यादा थी। जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। तो अभी भी आप साथ में चलिएगा, किसी के साथ चलते होंगे तो आप या वो अगर आपका हाथ पकड़ ले तो थोड़ा सा तो घबराहट होता है कि अरे कोई देख लगा आइए। तो उस समय की बात है, मतलब 1880 88 या 1900 के लगभग का बात है जब ये घटना हो। तो सोचिए उस समय कैसा उनको महसूस हुआ होगा। और क्या बोल रहा है कि उम्र में मुझसे ज़्यादा थी, मतलब उनकी जो पत्नी थी वो उम्र में ज़्यादा थी। ये पहली पत्नी का बात हो रहा है। शिवानी देवी इनकी दूसरी पत्नी है। और जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। यानी कि शायद देखने में सुंदर न थी। ठीक तो थी। तुम भी सीधी गरीब को पाकर अपने को कुछ लगाते हो। नहीं जी, बेशर्मी मुझे पसंद न थी। जो जितनी ही दूर रहता है उसे उतना ही देखने के लिए दिल में कुतूहल था। मैं कहती इसके माने तो यह हुए कि औरतें हमेशा पुरुषों से तेज रहती हैं, या तो अच्छी रही। मरे को मारे शाह मदार, बड़े से दबना छोटे को दबाना, यह तो कोई अच्छी बात नहीं। फिर प्रेम जी बोलते हैं कि अरे जी तुम्हारे साथ पहले से मेरी शादी हुई होती तो मेरा जीवन इससे आगे होता। मैं शिवानी देवी बोलते हैं कि जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक्त उसे कैसे मालूम हो। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ये हम लोग के जीवन से भी संबंधित है कि अभी हम लोग का संघर्ष का जीवन चल रहा है। जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक्त उसे कैसे मालूम हो। और जब एग्ज़ाम निकल जाएगा तो उसके बाद तो भाई रोशनी ही रोशनी। तुम अपनी चाची के साथ मेरी भी मिट्टी पलीत कर देते हैं। लेकिन इसको नोट डाउन कर दीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक्त उसे कैसे मालूम हो। तुम अपनी चाची के साथ मेरी भी मिट्टी पलीत कर दे। फिर तुम्ही ने कौन सी मदद मेरी की। मुझे खुद इस घर में स्थान बनाना पड़ा, अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी। अगर आप मेरी बीवी
होते तो मैं बताती कि स्त्रियों के साथ कैसा रहना चाहिए। तो अब अगर आप मेरी बीवी होते हैं तो मैं बताती कि स्त्रियों के साथ कैसे रहना चाहिए। तो एनिमल मूवी वाला फीलिंग्स आ रहा है जिसमें रणबीर कपूर अपने पापा को बोलता है कि अगले जन्म में मैं आपका पापा बनूंगा तो बताऊंगा कैसे प्यार किया जाता है। अच्छा, तुम यह समझती हो कि मैं रहना नहीं जानता था? पुरुष का काम यह है कि उसे ब्याह कर लाए तो उसका मालिक बने हुए हंसकर बोले। अब तो मैंने आपको मालिक बना दिया। मुझे मालिक बना दिया? एक की मिट्टी पलीत कर दी जिसकी कुरेदन मुझे हमेशा होती है, जिसे मैं बुरा समझती हूँ वो हमारे ही यहाँ हो और हमारे हाथों हो। मैं स्वयं तकलीफ सहने के तैयार हूँ परंतु स्त्री जाति की तकलीफ मैं नहीं देख सकती। बहुत बढ़िया लाइन, देखिए लाइन, यह महिला सशक्तिकरण का इस समय से उद्घोष हो चुका था। उसी का प्रायश्चित शायद मुझे भी करना पड़ेगा। हालांकि मैं बेगुनाह हूँ। मेरे पिता को मालूम होता तो आपके साथ मेरी शादी हरगिज न करते। मतलब देखिए, इनकी पहली पत्नी थी और इन लोगों ने बताया भी नहीं था कि मेरी पहली शादी हो चुकी है और दोबारा शादी शिवानी जी से होने वाली है। प्रेमचंद बोलते हैं कि वो बदसूरत तो थी ही, मतलब पहली पत्नी बारे में, उसके साथ साथ जवान की भी मीठी न थी। ये इंसान को और भी दूर कर देता है। मैं मतलब शिवानी देवी बोलती कि आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका अपना चरित्र अच्छा था? खामोश, जब आदमी खुद वैसा न हो तो दूसरे से आशा करना व्यर्थ है। मैंने उनको उनके घर पहुंचा दिया और खुद अपने यहाँ रह गया। मेरी क्या जात थी? प्रेमचंद बोल रहे। फिर शिवानी बोलते आप पुरुष थे, आप मुझे ब्याह लाए, वे तो घर में बैठी है। यह क्या स्त्रियों के साथ अन्याय नहीं है? मैं भी बदसूरत होती तो आप मुझे भी छोड़ देते। अगर मेरा बस होता तो मैं सब जगह ढिंडोरा पिटवाती कि कोई भी तुम्हारे साथ शादी न करे। इसलिए तो तुम्हें मालूम न हुआ। पहले किस्सा भी तो सुनो, पीछे गर्म होना। मेरी बारात आई, मेरे पिता को मालूम हुआ कि मेरी बीवी बहुत बदसूरत है। भैयाई की हरकत उन्होंने बाहर ही देख ली। यह मेरी शादी चाची के पिता ने ठीक की थी। पिताजी चाची से बोले, लाला जी ने मेरे लड़के को कुएं में ढकेल दिया। अफसोस, मेरा गुलाब सा लड़का और उसकी स्त्री, मैं तो उसकी दूसरी शादी करूंगा। चाची ने कहा, देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ से पता चलता है कि उस समय मतलब प्रेमचंद भी उतना मैच्योर नहीं हो पाए थे जितना वो बाद में अंतिम दिनों में उतना मैच्योर हुए थे जितना ये शुरुआत में तक। मतलब देखिए यहाँ पे इनका मतलब लड़की हाथ पकड़ी तो बेहयाई हो गया, बदसूरत थी तो अभी तो महिला नारी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तो उनके ऊपर आरोप लग सकता है कि महिलाओं को लेकर उनका विचार उतना ठीक नहीं था। खैर ये उनकी शुरुआत का जीवन था, लेकिन बाद में उनकी रचनाओं में भी आप उनका जिस तरह से वो परिपक्वता है उनके जीवन में आता गया, उसी तरह से उनकी रचनाओं में भी परिपक्वता आता गया। तो ये सब अलग टॉपिक है, रिसर्च में ये सब काम आएगा, लेकिन ये तो हम लोग को पढ़ना है। जब मेरी चाची जमनिया जाने लगी तो मेरी बीवी को भी साथ ले दी गई। 6 महीने भी वहाँ पिताजी ने रहने पाए कि उनका तबादला लखनऊ हो गया। मैं तो 9वीं में पढ़ता था, पिताजी लखनऊ जाते समय सबको मढ़वा पहुँचा गए। मढ़वा देखिए जगह का जिक्र, इसको भी नोट डाउन कीजिए। मैं तो पहले ही से वहीं था। अब यह सब बला मेरे सिर पर ही। चाची मेरी पत्नी पर शासन करती थी। उसकी शिकायत भी चाची एकांत में मुझसे किया करती थी। वह भी अपनी किस्मत को रोती थी। बीच में मेरी आफत थी। अगर बीच में चाची न होती तो शायद मेरी उनकी ज़िंदगी का एक साथ बीत भी जाती। मैं बोली, इसका मतलब यह है कि आप बिल्कुल भोंदू थे। कह तो दिया कि सचमुच मैं भोंदू था, मैं किसी के ऊपर शासन न कर सकता था। तभी ना उसका जीवन मिट्टी में मिला दिया। खेद, अपने पिता के मरने के बाद का अपना जीवन खुद उन्होंने लिखा है। इसके साथ उसे भी मैं यहाँ देती हूँ।